विद्यार्थियों नमस्कार। आप लोग किताबों से इश्क कीजिए। आप लोग किताबों से इश्क कीजिए। ये धोखा नहीं ज्ञान देती है। ये धोखा नहीं ज्ञान देती है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करता हूं। बात करते हम लोग बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका बॉटनी माइनर का पहला पेपर जिसका नाम है प्रारंभिक वनस्पति शास्त्र यानी एलिमेंट्री बॉटनी। विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका बीएससी प्रथम वर्ष का माइनर फर्स्ट बॉटनी का पेपर जिसका नाम है एलिमेंट्री बॉटनी यानी प्रारंभिक वनस्पति शास्त्र। यह पेपर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है जो मई 2026 में हुआ है। यह पेपर सम्राट विक्रमा विश्वविद्यालय के साथ साथ सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में और सभी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है और पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों हम चलते हैं इस पेपर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस कम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर एग्जामिनेशन ईयर 2026 माइनर फर्स्ट बॉटनी का पेपर है। एलिमेंट्री ऑफ बॉटनी है। पास होने के लिए आपको चाहिए 25 नंबर। 70 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए, ये पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहां पर दिया हुआ वनस्पति विज्ञान क्या है, परिभाषित कीजिए। व्हाट इज बॉटनी, डिफाइन इट। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया पादप अकारिकी से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्लांट मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है क्रेज एनाटॉमी क्या है, क्रेज एनाटॉमी क्या है। तीसरा क्रोमोसोम क्या है। अगला युग्मबद्धी यानी कि गैमेटोफाइट्स किसे कहते हैं। सेक्शन बी में हम चलते हैं तो यहां पर पूछा गया है 4 प्रश्नों के आपको सॉल्यूशन देना है और 7 नंबर का एक प्रश्न होगा। फिर अगला प्रश्न है भारत के प्राचीन काल में वनस्पति विज्ञान के इतिहास एवं विकास का विस्तृत से विवरण लिखिए। अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन है उसके प्रकार को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका की परासंरचना का नामांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट है जल के फोटोलिसिस प्रकाशीय अपघटन पर लघु टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है पौधों के परासरण पर लघु टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी के अंदर जब हम चलते हैं तो यहां पर क्वेश्चन दिखेगा आपको वनस्पति विज्ञान में भारतीय ऋषियों के योगदान पर निबंध लिखिए। विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में विस्तार से बताइए और विभोज्योति ऊतक से आप क्या समझते हो, विभोज्योति ऊतक का वर्गीकरण कीजिए। क्रेब्स चक्र को विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीन क्या है, इसके संरचना और क्रियाविधि को समझाइए। तो विद्यार्थियों तो हमने पेपर के बारे में डिस्कस किया। इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी जो हमने देखे उनके सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूं। पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों आपसे यहां पर एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो क्या करने का है, बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों एक खास बात और स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर है 7725072250 ये नंबर आपका अपना मोबाइल नंबर है। आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अपना पेपर हमें सेंड करना है। जिस भी दिन आपका आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कॉलेज में एग्जाम होती है, चाहे पेपर आपका मेजर का हो, माइनर का हो, एमडीसी का हो, वोकेशनल कोर्स हो, हिंदी इंग्लिश या फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर हो, वो पेपर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सेंड कीजिएगा ताकि उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दें जिससे सभी विद्यार्थियों को मदद मिल सके। चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान क्या है, परिभाषित कीजिए। तो यहां पर बात करते हैं व्हाट इज बॉटनी, डिफाइन इट। तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्लांट्स के जीवन, उनकी संरचना, विकास, वर्गीकरण, फिजियोलॉजी और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसे पादप विज्ञान यानी प्लांट साइंस या फाइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसके जनक थियोफिस्टस को माना जाता है। किसको, थियोफिस्टस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पादप अकारिकी से क्या तात्पर्य, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो पादप अकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की वह ब्रांच है जिसमें पौधों के बाहरी रूपों, उनकी संरचनाओं और उनके विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज की बनावट का अध्ययन किया जाता है। इसमें पौधे के बाह्य लक्षण यानी एक्सटर्नल फीचर को देखा जाता है। यह पौधे की पहचान करने और उनके वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है यहां पर फ्रेंच एनाटॉमी क्या है, व्हाट इज क्रेंच एनाटॉमी या फ्रेंच एनाटॉमी। तो क्रेंच एनाटॉमी जो है
सीप और पौधे जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार की पत्तियों में पाए जाने वाली एक विशेष आंतरिक संरचना है। जर्मन भाषा में क्रेंच का अर्थ माला या व्यर्थ होता है। इसमें संवहन बंडल यानी वेस्कुलर बंडल्स के चारों ओर पूल आच्छादित होते हैं, यानी बंडल शीट्स सेल्स की एक से अधिक परतें एक माला के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इन पौधों में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मेसोफिल कोशिकाओं की बात करें तो इसमें ग्रीना युक्त क्लोरोप्लास्ट होता है। बंडल शीट कोशिकाओं की बात करें तो इनमें ग्रेना रहित और बड़े आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। इसकी संरचना सीप और पौधों को उच्च तापमान पर कम CO2 सांद्रता में भी प्रभावी ढंग से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने में मदद करती है और प्रकाश श्वसन से बचाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वांटासोम क्या है? व्हाट इज क्वांटासोम? क्वांटासोम क्लोरोप्लास्ट के भीतर थाइलेथाइल झिल्ली में पाए जाने वाला अत्यंत सूक्ष्म दानेदार उप इकाई है जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस माना जाता है। इसकी खोज पार्क और पॉन ने 1964 में की थी। एक क्वांटासोम के भीतर लगभग 230 से 250 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं और इसके साथ साथ केराटिनॉइड और अन्य इलेक्ट्रॉन वाहक भी पाए जाते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगला प्रश्न है डिफाइन गैमेटोफाइट यानी युग्मविधि को परिभाषित कीजिए। तो पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतर यानी अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशन में पाया जाता है। युग्मोदी विधि यानी गैमेटोफाइट पौधों के जीवन चक्र की व्यवस्था या पीढ़ी जो हेपेलॉइड्स होती है और युग्म को यानी गैमेट्स शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण करती है। अवस्था बीजांड यानी स्पोर्स के अंकुरण से शुरू होती है। यह समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा नर और मादा युग्मक बनाती है। ब्रायोफाइट्स में युग्मोदी विधि पीढ़ी मुख्य स्वतंत्र और हरी होती है जबकि उच्च वर्गीय पौधों जैसे एंजियोस्पर्म में यह अत्यधिक संकुचित या रिड्यूस्ड होती है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। टोटल 7 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। यहां पर पहला प्रश्न है भारत के प्राचीन काल में वनस्पति विज्ञान के इतिहास एवं विकास का विस्तृत से वर्णन कीजिए। राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिस्ट्री टू एंड एवोल्यूशंस ऑफ द बॉटनी इन एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया। तो भारत में बॉटनी का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध रहा है। भारतीय ऋषियों, वैद्यों तथा विद्वानों ने पौधों की पहचान, वर्गीकरण, औषधीय गुणों तथा कृषि में उनके उपयोग का विस्तृत अध्ययन किया था। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वनस्पति विज्ञान का विकास मुख्य चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं से हुआ है। बात करते वैदिक काल में वनस्पति विज्ञान की तो वैदिक साहित्य में वनस्पतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अनेक औषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में औषधीय वनस्पतियों के प्रमुख स्रोत माना जाता है। वैदिक ऋषियों ने पौधों के जीवनदायी और रोगनाशक माना है। औषधियों के संग्रह, संरक्षण तथा उपयोग की विधियों का वर्णन भी किया गया है। आयुर्वेद काल में विकास की बात करें तो आयुर्वेद में विकास के साथ वनस्पति विज्ञान में नई दिशा मिली। जैसे चरक का योगदान की बात करते हैं, महर्षि चरक की बात करें तो चरक ने अपनी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता में लगभग 500 से अधिक औषधि पौधों का वर्णन मिलता है। पौधों के औषधि गुणों का अध्ययन उन्होंने किया। वनस्पति का उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में उन्होंने बताया और औषधियों के निर्माण में प्रयोग भी किया। उसके बाद बात करते हैं आचार्य सुश्रुत की। तो सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में अनेक बॉटनिकल प्लांट्स के बारे में बात की है। शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि पौधों की जानकारी दी, वनस्पतियों की चिकित्सा की महत्व को स्पष्ट किया। अगला पॉइंट है पौधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पौधों के वर्गीकरण भी किया था जिसमें पाराशर की कृति वृक्षायुर्वेद में पौधों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार मिलता है, जिसमें पौधों को निम्न पार्ट में डिवाइड किया गया: ट्रीज, गुल्म, लता, तृण और औषधि। यह वर्गीकरण आधुनिक वनस्पति विज्ञान को प्रारंभिक रूप से समान माना जाता है। बात करें कृषि और वनस्पति विज्ञान की तो प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। फसलों की बुआई, सिंचाई और संरक्षण वैज्ञानिक विकसित विधियां थी। मिट्टी के प्रकार का अध्ययन किया जाता था। पौधों की वृद्धि और उत्पादन बढ़ते थे के उपाय अपनाया जाता था। वृक्षारोपण और वन संरक्षण के धार्मिक एवं सामाजिक महत्व दिया जाता था। बात करते वृक्षायुर्वेद का महत्व की बात करें तो वृक्षायुर्वेद वनस्पति विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें निम्न विषयों पर वर्णन किया: बीज का चयन, पौधारोपण, सिंचाई व्यवस्था, खाद एवं उर्वरक, पौधों का रोग एवं उपचार, वृक्षों की वृद्धि के उपाय। यह ग्रंथ आधुनिक कृषि विज्ञान के उद्यानिका का आधार माना जाता है। उसके बाद बात करते अगले पॉइंट के पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा। प्राचीन भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजनीय माना गया है। पीपल, बरगद, नीम आदि वृक्षों का विशेष महत्व था। वनों के संरक्षण को धर्म से जोड़ा गया है और वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म है उसके अंदर वृक्षों की पूजा विशेषकर की जाती है, अलग अलग दिनों में और अलग अलग धार्मिक महत्व के आधार पर। प्रकृति और मानव के संतुलित संबंध पर बल दिया गया। जैव विविधता के संरक्षण की भावना विकसित हुई। भारत के प्राचीन काल में वनस्पति विज्ञान अत्यंत विकसित अवस्था में थी। वैदिक साहित्य, आयुर्वेदिक चरक संहिता, सुसंहिता तथा वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में पौधों के वर्गीकरण, औषधि उपयोग, कृषि तकनीकों का, पर्यावरण संरक्षण का विस्तृत ज्ञान मिलता है। प्राचीन भारतीय विद्वानों का यह योगदान आधुनिक वनस्पति विज्ञान और कृषि विज्ञान की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है।
अगला है प्रेजेंटेशन एवं उसके प्रकार को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपर विन्यास की बात करें तो वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी में पुष्प के अंडाशय यानी ओवरी के भीतर ओव्यूल्स के लगने या व्यवस्थित होने के क्रम को कहते हैं किसको? प्रेजेंटेशन सर सॉरी। फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड ही बीज बनते हैं और अंडाशय यानी फल फ्रूट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। बीजांड अंडाशय की दीवार पर एक गद्देदार संरचना से जुड़े होते हैं जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। टाइप ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो पौधों में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं। पहले सीमांत प्लेसेंटा यानी मार्जिनल प्लेसेंटा। विशेषता इसमें अंडाशय एक अंडीपी और एक कोष्ठी होता है। अपार अंडाशय के अदर्शीवंश के साथ साथ कटक बनते हैं। व्यवस्था बीजांड इस कटक पर दो कतारों में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए मटर, चना, सेम, अन्य लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे आते हैं। उसके बाद आता है एक्सियल प्लेसेंटेशन यानी अक्षीय अपार विन्यास। इसमें अंडाशय बहु अंडपी यानी पॉलीकैपिलरी होता है और युक्त अंडपी होता है। अंडाशय के भीतर के पट मिलकर एक केंद्रीय अक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें अंडाशय बहुकोष्ठिक यानी मल्टी लेयर्ड हो जाता है। बीजांड केंद्र से जुड़े होते हैं जिसमें गुड़हल, टमाटर, नींबू और संतरा इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पेरिडियलर प्लेसेंटेशन यानी भित्ति अपार विन्यास। इसमें अंडाशय एक कोष्ठी होता है लेकिन कभी कभी कुडपट यानी फॉल्स स्पेटम बनने के कारण द्विकोष्ठी दिखाई देती है। व्यवस्था बीजांड अंडाशय के भीतर की दीवार या परिधि भाग पर विकसित होता है। उदाहरण के सरसों, मूली और अर्जुमिना इसके अंतर्गत आते हैं। मुक्त स्तंभी अपार विन्यास की बात करें तो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें अंडाशय बहुअंडपी और एक कोष्ठी होता है। इसमें कोई विभाजन पेट्स नहीं पाए जाते हैं। बीजांड केंद्रीय अक्षर सुंदर रूप से लगे होते हैं। डायथेस और प्रेमरोज। उसके बाद आधार अपार विन्यास की बात करें तो इसमें अंडाशय एक कोष्ठी होता है और अपार अंडाशय के आधार पर विकसित होता है। व्यवस्था इसमें पूरे अंडाशय में केवल एक ही बीजांड पाया जाता है जो आधार से जुड़ा होता है। सूरजमुखी, गेंदा और धान यानी गेहूं इसके अंतर्गत आता है। परभित्ति अपार विन्यास की बात करें, सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर देखें तो कमुदनी, वाटर और लिली आता है इसके अंदर। तो अगला प्रश्न आता है पादप कोशिका की परासंरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल ये देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। मैं बोर्ड से कुछ देर के लिए हट रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को आपको क्या करना होगा? ड्रॉ करना होगा, बनाना होगा। इसमें न्यूक्लियस केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, राइबोसोम होता है, सूक्ष्म काय होता है, लाइसोसोम होता है, साइटोपंजर होता है। ये पूरा आपको बनाना है। सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, सेल शेप होती है। चलता है। जल के फोटोलिसिस यानी प्रकाशीय अपघटन पर लघु टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। फोटो ने प्रकाश और लिसिस मतलब अपघटन या टूटना। प्रकाश संश्लेषण की गैर चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से वाटर मॉलिक्यूल के अणुओं पर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में टूटना जल का प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। इसकी खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबिन हिल ने की थी, इसलिए इसे हिल रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। स्थान और आवश्यक घटक की बात करें तो यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड की आंतरिक झिल्ली में होती है। यह मुख्य रूप से फोटो सिस्टम सेकंड यानी P6680 से जुड़ी होती है। आवश्यक उत्प्रेरक और आयन जल की अपघटन के लिए मैग्नीज क्लोराइड, कैल्शियम आयनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इन्हें सामूहिक रूप से ऑक्सीजन एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स यानी OEC कहा जाता है। रासायनिक रिएक्शन की बात करें तो जल के अपघटन की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। टू वाटर मॉलिक्यूल लाइट और PS सेकंड सिस्टम की प्रेजेंस में होगी तो ये 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की पूर्ति की बात करें तो जब फोटो सिस्टम सेकंड पर प्रकाश पड़ता है तो उसका क्लोरोफिल अणु P680 उत्तेजित होकर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और वह इलेक्ट्रॉन विहीन हो जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए जल का अपघटन होता है और उत्पन्न इलेक्ट्रॉन वापस PS सेकंड में स्थिर हो जाते हैं। प्रोटॉन का संचय की बात करें तो मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन थाइलेकॉइड्स के ल्यूमेन में जमा हो जाते हैं जो आगे चलकर एटीपी के निर्माण के लिए प्रोटॉन प्रवणता यानी प्रोटॉन ग्रेडिएंट्स बनाते हैं। बाद में ये NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की विमुक्ति की बात करें तो इस प्रक्रिया में सह उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जो वायुमंडल में चली जाती है। पृथ्वी पर जीवों के शोषण के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन इसी प्रक्रिया का परिणाम होती है। सिग्निफिकेंस क्या है? यह प्रक्रिया निरंतर प्रकाश अभिक्रिया से चलने के लिए इलेक्ट्रॉनों का निरंतर स्रोत प्रदान करती है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में एटीपी और NADPH के निर्माण का आधार बनाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का एकमात्र स्रोत जल की यह प्रकाशीय अपघटन है। अगला प्रश्न है पौधों के
प्रसारण पर लघु टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द प्लांट प्रोग्रेशंस। तो वह कला और विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों का प्रसारण यानी प्लांट प्रोग्रेशन वह कला और विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों की संख्या में वृद्धि की जाती है। ये बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर और कृषि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके माध्यम से पौधों की प्रजातियों का संरक्षण, प्रसार और व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। पौधों के प्रसारण की मुख्य विधियां क्या है? तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल प्रोपगेशन है। यह पौधों में प्रसारण की प्राकृतिक और सबसे पुरानी विधि है जिसमें सीड्स के माध्यम से नए पौधे उगाए जाते हैं। इसमें नर और मादा को मिलना होता है। यह विधि सरल, सस्ती और सुलभ होती है। बीजों से तैयार पौधों की आयु लंबी होती है और उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। इसके द्वारा नई हाइब्रिड प्रजातियों का विकास होता है। बीज से तैयार पौधे हुबहू अपनी मात्र पौधे जैसे नहीं होते, उसमें अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिफरेंस डेवलप हो जाते हैं। इन पौधों में फलने फूलने को अधिक समय लगता है। उसके बाद असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो इस विधि में बीजों का उपयोग किए बिना पौधों के किसी भी काई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या कली को नए पौधे से तैयार किया जाता है। इसकी कुछ विधियां, प्रमुख उपविधियां हैं। कटिंग, पौधे के तने, जड़ या पत्ती के टुकड़े को काटकर मिट्टी में लगाया जाता है जिससे नया पौधा बनता है, जैसे गुलाब, गन्ना और अंगूर। दाब लगाना यानी कि लेवलिंग प्रोसेस, इसमें पौधों को किसी जीवित शाखा को बिना काटे मिट्टी में दबाकर या हवा जड़ें विकसित की जाती है, जैसे नींबू, अमरूद और चमेली। कलम बांधना यानी ग्राफ्टिंग की बात करें तो इसमें दो अलग अलग पौधों के भागों को जोड़ा जाता है और एक ही पौधे के रूप में विकसित हो जाए। नीचे वाला भाग स्टॉक और ऊपरी वाला भाग सायन कहलाता है, जैसे आम, सेब और गुलाब। चश्मा चढ़ाना यानी बडिंग जिसे बोलते हैं, ये ग्राफ्टिंग का एक फॉर्म है जिसमें सायन के स्थान पर केवल एक स्वस्थ कली यानी बड़ का उपयोग किया जाता है, जैसे संतरा और बेर। आधुनिक विधि की बात करें यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर की बात करें तो पूर्णतः वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक है। इसमें पौधे की कोशिका टिश्यू या अंग को प्रयोगशाला में नियंत्रित और रोगाणुरहित परिस्थितियों में पोषक माध्यम यानी न्यूट्रिशन मीडियम में उगाकर हजारों नए पौधे तैयार किए जाते हैं। कम समय और कम स्थान पर वायरस मुक्त डिसीज फ्री क्लोन तैयार किए जा सकते हैं, जैसे केला, आर्किड और आलू। अब आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी में पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, वनस्पति विज्ञान में भारतीय ऋषियों के योगदान पर एक निबंध लिखिए। तो राइट एन एसे ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ऋषिस इन बॉटनी। कितने नंबर का प्रश्न है? तो याद रखिएगा 16 नंबर का प्रश्न है ना। तो भारतीय सभ्यता में प्रकृति और वनस्पतियों को केवल उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि जीवन दाता और पूज्य तत्व माना गया है। प्राचीन भारत में ऋषि और मुनियों ने वनस्पतियों का सूक्ष्म अध्ययन कर उनके औषधि, कृषि संबंधी तथा पर्यावरण महत्व को समझाया। यह अध्ययन आगे चलकर वनस्पति विज्ञान, बॉटनी और आयुर्वेद का आधार बना। भारतीय ऋषियों का योगदान की बात करें तो यहाँ पर कुछ योगदान के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है वैदिक काल और वनस्पति ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में अनेक वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में औषधियों को जीवन रक्षक कहा गया है। इसमें लगभग 300 से अधिक पौधे और उनके गुणों का वर्णन देखने को मिलता है। ऋषियों ने पौधों को रोगों को उपचार, आहार, सुगंध, रंग और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया है। मुख्य विशेषता क्या है? तो पौधों के औषधि गुणों की पहचान देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जड़ी बूटियों के संग्रह और संरक्षण की विधियां, प्राकृतिक उपचार पद्धतियों का स्थान है। सेकंड पॉइंट आता है चरक का योगदान। तो महर्षि चरक की बात करें तो महर्षि चरक को आयुर्वेद का महान आचार्य माना जाता है। उनके प्रसिद्ध कृतिक चरक संहिता में वनस्पति विज्ञान और औषधि विज्ञान के महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इनका पार्टिसिपेशन क्या है? तो औषधि पौधों का वर्गीकरण चरक ने किया था, महर्षि चरक ने किया था। उन्होंने पौधों के गुण जैसे रस, वीर्य और प्रवाह के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया था। औषधि निर्माण की विधियां भी उन्होंने डेवलप की थी और पौधों के पहचान और उपयोग के तरीके भी उन्होंने बताए थे। खास बात उन्होंने पूरे जो पौधे उन्होंने पर्यावरण दृष्टि से उन पौधों का महत्व बताया था। उसके बाद महर्षि सुश्रुत की बात करें तो महर्षि सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, किंतु उनका योगदान वनस्पति विज्ञान में भी महत्वपूर्ण है। श्रुत संहिता में अनेक औषधि पौधों और उनके शल्य चिकित्सा का उपयोग किया गया, जैसे घाव बढ़ने, सूजन कम करने और संक्रमण रोकने वाले पौधों का वर्णन मिलता है। औषधि वनस्पति से बने तेल, लेप और रसों का उपयोग मिलता है। वनस्पतियों के शारीरिक प्रभाव का व्यवहारिक अध्ययन मिलता है। उसके बाद पाराशर और वृक्षायुर्वेद की बात करें तो ऋषि पाराशर की रचना वृक्षायुर्वेद भारतीय वनस्पति विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें वृक्षों की उत्पत्ति, वृद्धि, रोग और उपचार का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसके बाद कणाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऋषि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की सूक्ष्म संरचना का सिद्धांत दिया। यद्यपि उनका कार्य मुख्यतः दार्शनिक था, परंतु इसके प्रकृति और जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मजबूत हुई। उन्होंने प्राकृतिक घटनाओं का तर्क और निरीक्षण को से समझने पर बल दिया। भारतीय ऋषियों की वनस्पति संबंधी वैज्ञानिक सोच की बात करें तो अनुभव और प्रयोगों पर आधारित ज्ञान था, समग्र दृष्टिकोण था, स्थानीय जैव विविधता का उन्होंने समावेश किया था और सतत उपयोग की भावना उन्होंने डेवलप की थी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के प्रभाव की बात करें तो भारतीय ऋषियों के कार्यों ने आधुनिक वनस्पति विज्ञान, औषध विज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा को गहराई से प्रभावित किया है।
आज भी आयुर्वेद में प्रयुक्त अनेक औषधि चरक, सुश्रुत और पराशर के वर्णों पर आधारित जैव विविधता संरक्षण प्राकृतिक चिकित्सा की आधुनिक अवधारणाएं भी प्राचीन भारतीय ज्ञान से प्रेरणा लेती हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, विभिन्न प्रकार के फलों के बारे में विस्तार से बताइए। फल, डिस्क्राइब द डिटेल इन वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स। फल पौधे के परिपक्व अंडाशय होते हैं जिनमें सामान्यतः बीज पाए जाते हैं। फल पौधों की प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा मनुष्य और अन्य जीवों के लिए पोषण का प्रमुख स्रोत है। वनस्पति विज्ञान में फलों का वर्गीकरण उनके उत्पत्ति, संरचना तथा विकास के आधार पर किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर तीन बड़े डिफरेंशिएट है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स। सबसे पहले सिंपल फ्रूट की बात करें। जब किसी फूल के केवल एक ही अंडाशय यानी सिंगल ओवरी से एक फल का निर्माण होता है तो उसे सिंपल फ्रूट कहा जाता है। उसके बाद आता है, इसी के अंदर आता है दो प्रकार के होते हैं। पहला गूदेदार या सरस फल, जिसे फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं। इन फलों को फल भित्ति मोटी, गूदेदार और रसीली होती है। इन्हें आगे कई प्रकार में बांटा गया है, जैसे अष्टिक फल, ड्रूपी जिसे बोलते हैं। इसमें बाहरी छिलका पतला, बीज का भाग गूदेदार और अंदर का बीज वाला भाग बहुत कठोर होता है। उदाहरण के लिए आम, मकई, बादाम, नारियल इसके अंदर आते हैं। बेरी या सरस फल, इसमें पूरी फल भित्ति गूदेदार होती है और बीज अंदर धंसे रहते हैं, जैसे टमाटर, केला, अंगूर और अमरूद। पोम, ये फूट या आभासी फ्रूट भी कहते हैं। इन्हें खाने योग्य भाग पुष्प क्रम का पुष्पासन यानी थैलेमस होता है, न कि वास्तविक अंडाशय जैसे सेब या नाशपाती। उसके बाद आता है हिस्पेरिडियम्स, यह नींबू वंश के फलों में विशेषता होता है। इसका छिलका तेलीय ग्रंथियों से युक्त होता है, अंदर रसीले रोम्स यानी जूसी हेयर्स होते हैं, जैसे नींबू, संतरा और मौसम्बी। पीपो, यह कद्दू वर्गीय फलों में पाया जाता है। इसका बाहरी छिलका सख्त होता है, उदाहरण के तरबूज, खरबूज, खीरा और कद्दू। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है ड्राई फ्रूट्स। इन फलों को फल भित्ति सूखी, सख्त या चमड़ी जैसे होती है, रसीले नहीं होते। इनमें तीन उपश्रेणियां होती है। पहला विदारक या स्फोटक, जो पकने पर अपने आप फट जाते हैं, जैसे मटर, सेब, सरसों। अविदारक, जो पकने पर अपने आप नहीं फटते हैं, गेहूं, मक्का, काजू। विभंजी फल, जो पकने पर कई छोटे छोटे एक बीजी भागों में टूट जाते हैं, धनिया और इमली। बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करें तो जब एक ही फूल में कई स्वतंत्र अंडाशय हो और वे सब मिलकर एक फलों का गुच्छ या पुंज बना लेते हैं तो पुंज फल कहलाता है। इस प्रत्येक छोटे फल को फलेट कहा जाता है। उसके बाद करते हैं एटेरियो ऑफ बेरिच, शरीफा, इसके एग्जांपल आते हैं। एटेरियो ऑफ एकिंस, स्ट्रॉबेरी, वास्तविक फल छोटे छोटे दानों के रूप में मांसल पुष्पासन के चिपके रहते हैं। एटेरिया ऑफ ट्रूप्स की बात करें तो रसभरी इसके अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स की बात करें। ये फल किसी एक फूल से नहीं बल्कि पूरे एक पुष्प क्रम से विकसित होते हैं, यानी कई फूल मिलकर एक संयुक्त फल का निर्माण करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सोरोसिस, यह कैटेकिन या स्पाइक पुष्पक्रम से बनते हैं। इसमें फूल के बाहरी दल और अक्षमांसल होकर आपस में जुड़े होते हैं, जैसे शहतूत, कटहल, अनानास। और साइकोनस की बात करें तो यह हाइपोकैंडियम पुष्पक्रम के विकसित होते हैं। इसमें पुष्पासन खोखला और मांसल हो जाता है। अंजीर, बरगद और पीपल। फल के भाग की बात करें, स्ट्रक्चरल फ्रूट की बात करें, प्रारूपिक गूदेदार फल जैसे आम की फल भित्ति तीन परतों में होती है। सबसे पहले आती है बाह्य भित्ति यानी आउटर लेयर, यह फल का बाहरी छिलका होता है। फिर इसका बीच वाला लेयर, यह बीज का गूदेदार और खाने योग्य भाग होता है। अंतफल भित्ति, यह सबसे भीतरी परत होती है जो कि बीज का घेरा होता है, जैसे आम की गुठली का सख्त हिस्सा। ट्रू और फॉल्स फ्रूट भी होते हैं। जब फल का विकास केवल पौधे के ओवरी से होता है तो उसे ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, जैसे आम, अंगूर। और फॉल्स फ्रूट जब अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भाग जैसे थैलेमस या बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स की भी फल बन लेते हैं तो उसे असत्य फूल बोलते हैं, जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी और काजू। अगला प्रश्न है विभोजित ऊतक से आप क्या समझते हैं? विभोजित ऊतक का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू के बारे में प्रश्न है और उसका क्लासिफिकेशन यहां पर करने को कहा गया है। तो चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो विभोजित ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में पौधों के विकास और वृद्धि की नींव है। पादप शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह जो विभोजित ऊतक कहलाते हैं। निरंतर कोशिका यानी कि सेल डिवीजन की क्षमता होती है। जैसे मेरिस्टेमेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेरिटोसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विभाजित होना। ये कोशिका अपरिपक्व होती है और जीवन भर विभाजित होकर नई कोशिका बनाती रहती है जो बाद में स्थायी ऊतकों यानी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले सक्रिय विभाजन, एक्टिव डिवीजन।
इन कोशिकाओं में बार बार और तेजी से विभाजित होने की क्षमता होती है। कोशिका संरचना, कोशिकाएं छोटी, अंडाकार, गोलाकार या पोलीगोनल होती हैं। सघन जीव द्रव्य की बात करें तो कोशिकाओं में जीव द्रव्य बहुत गाढ़ा होता है और सघन होता है और एक स्पष्ट बड़ा केंद्रक पाया जाता है। पतली कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति ने सेल वॉल पतली और सेलुलोज की बनी होती है। अंतर कोशिकीय स्थान का भाव, कोशिका एक दूसरे से सटी होती है, इनके बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। रसधानियों की बात करें तो आमतौर पर इनमें रसधानियां अनुपस्थित होती है, बहुत छोटी होती है। विभोजक ऊतक का वर्गीकरण की बात करें तो विभोजक ऊतक को मुख्य रूप से 3 आधारों में वर्गीकृत किया जाता है: स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति के विकास के आधार पर और कार्य के आधार पर। स्थिति की बात करें तो यह वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक है। इसके आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शीर्षस्थ यानी एपिकल, यह तने, जड़ और शाखाओं के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। फंक्शन क्या है? यह प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, जिसमें जड़ और तने की लंबाई बढ़ती है। इसमें रूट अपिकल मेरिस्टेमिक और शूट अपिकल मेरिस्टेमिक कहा जाता है। अंतर्वृष्टि भोज ऊतक, यह ऊतकों स्थायी ऊतक के बीच विशेषकर पत्तियों के आधार पर या घास फूसों के पर्वों के आसपास पाए जाते हैं। कार्य, ये वास्तव में शीर्षस्थ ऊतक पर छूटा हुआ भाग होता है। यह पौधों के अंगों की लंबाई बढ़ने में मदद करता है, जिससे घास को शाकाहारी पशुओं द्वारा खाए जाने बाद में दोबारा तेजी से बढ़ने लगती है। पार्श्वी भोजोत्तक क्या होते हैं? यह तने और जड़ के पार्श्व भाग में समांतर रूप में स्थित होते हैं। कार्य क्या है? ये द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके तने और जड़ की मोटाई, चौड़ाई, इसके उदाहरण टेम्पेडियम और कार्ग कैम्पेडियम होती है। उत्पत्ति और विकास के आधार की बात करें तो पार्ग भोजोत्तक, सबसे पहले ये एम्ब्रियो में पाए जाने वाला सबसे प्रारंभिक भोजोत्तक है। उसके बाद प्राथमिक भोजोत्तक, यह प्रेमेस्टिंग से विकसित होता है और पौधे के जीवन की शुरुआत से ही मौजूद रहता है। द्वितीयक भोजोत्तक की बात करें तो यह प्रारंभ में मौजूद नहीं होता है, बल्कि प्राथमिक स्थायी ऊतकों में पुनः विभाजन क्षमता आने के बाद में विकसित होता है। जड़ों और तनों में बनने वाले कार्य। कार्य के आधार पर बात करें तो जड़ और तनों में शीर्ष कार्य के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला अधिकत्व और पोटोडर्म, यह सबसे भारी परत बनाता है जिसमें पौधों की त्वचा यानी बाह्य त्वचा यानी एपिडर्म का निर्माण होता है। उसके बाद प्रैकेम्बियम्स की बात करें तो आंतरिक भाग और सवन ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम का निर्माण करता है। और लास्ट आता है ग्राउंड आता है, इसमें पौधों के मुख्य भरण ऊतकों और वैलिक्यूट्स मज्जा और मज्जा किरणों का विकास होता है। उसके बाद क्रेब्स चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिएगा। ये आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्रेब्स चक्र का डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए, इसको आपको तैयार करना होगा। ये रहा क्रेब्स चक्र का डायग्राम। वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा यदि आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। लिंक रिएक्शन से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स है, एक्सिल कोएंजाइम ए है, CO2 बाहर निकलता है, साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। केटोगेरिक एसिड बनता है इसके अंदर, कीटोग्लूटारिक एंजाइम का निर्माण होता है और इस तरीके से NADH प्लस FADH की रिएक्शन होती है। ये है अगला और आखिरी प्रश्न है, ऑक्सीन क्या है, इनकी संरचना और क्रियाविधि को समझाइए। अब बात करते हैं ऑक्सीन की। ऑक्सीन पौधों के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन्स होते हैं। मुख्य रूप से पौधे की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन और कोशिका के दीर्घकरण को नियंत्रित करता है। ऑक्सीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ऑक्सीन से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ना, टू ग्रो। इसकी खोज का श्रेय मुख्य रूप से FW वेंट को जाता है, जिन्होंने 1928 में की थी, जिन्होंने इसे जई के पौधों को प्राकुर चोल से अलग किया था। यह पौधे का शीर्ष भाग तने और जड़ के अपर भाग से बनता है और नीचे की ओर स्थानांतरित होता है। ऑक्सीन की रासायनिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीन। रासायनिक रूप से सबसे प्रमुख और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला ऑक्सीन इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। इसकी संरचना में एक इंडोल रिंग होती है, जिसमें एक एसिडिक एसिड की पार्श्व श्रृंखला पाई जाती है। इसका फार्मूला C10H9NO2 होता है। ऑक्सीन के प्रकार, नेचुरल ऑक्सीन जो पौधों में स्वयं बनते हैं, उदाहरण के लिए IAA यानी इंडोल 3 एसिडिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड्स। कृत्रिम या सिंथेटिक्स जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं लेकिन इनका कार्य ऑक्सीन जैसा ही होता है। NAA नेपथलीन एसिडिक एसिड और 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफेनोलिक एसिड, इसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। ऑक्सीन की कार्य प्रणाली और उसकी क्रियाविधि। ऑक्सीन पौधों के मुख्य रूप से कोशिकाओं के सेल एनोगेशंस द्वारा काम करता है।
इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस सबसे प्रासंगिक है और इस प्रकार काम करती है। प्रोटीन पंप का सक्रिय होना, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन पंप्स। जब ऑक्सिन कोशिका की सतह पर मौजूद अपने ऑक्सिन ADP1 और TIR1 से जुड़ता है तो ये कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन में स्थित प्रोटॉन पंप को सक्रिय कर देता है। यह पंप कोशिका द्रव से हाइड्रोजन आयनों को बाहर निकालकर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में भेज देता है। कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका भित्ति के एसिडिफिकेशन की बात करें तो H पॉजिटिव आयनों के जमा होने से कोशिका भित्ति का माध्यम एसिडिक हो जाता है। यह कम pH भित्ति मौजूद एक्सपीएशंस नामक विशिष्ट एंजाइम को सक्रिय कर देता है। कोशिका भित्ति का ढीला होना, वॉल लूजिंग्स होना। सक्रिय एक्सपेंशन एंजाइम कोशिका भित्ति के मुख्य घटक सेलुलोज माइक्रोबिल्स और हेमिसेलुलोज के बीच के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ देते हैं। इसमें कोशिका भित्ति लचीली और रिलैक्स हो जाती है। जल का अंतःपरासरण और कोशिका का दीर्घीकरण की बात करें तो भित्ति के ढीले होते ही कोशिका के अंदर परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण बाहर के पानी तेजी से अंदर प्रवेश करता है। पानी के इस दबाव से लचीली कोशिका भित्ति खिंच जाती है और कोशिका के आकार में स्थायी रूप से बड़ी हो जाती है। इसके मुख्य कार्य और इसके प्रभाव क्या है तो पहले एपिकल डोमिनेंस की बात करें तो तने के शीर्ष पर ऑक्सिन की उपस्थिति उसके लैटरल बड्स की वृद्धि से को रोकती है। यदि शीर्ष पर काट लिया जाए तो प्रूमिंग्स तो पौधे झाड़ीदार हो जाते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म की बात करें तो जब पौधे पर एक तरफ से प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सिन छाया वाले भाग यानी शेजो साइड की ओर विस्तृत हो जाता है। इससे छाया वाले भाग की कोशिकाएं तेजी से लंबी हो जाती है और पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। जड़ के अंकुरण की बात करें तो कम सांद्रता में यह जड़ों के विकास और कलम्स में जड़ें फूटने के लिए प्रेरित करता है। अनिफिकेशन फलन की बात करें तो इसमें छिड़काव से बिना निषेचनी बीज रहित फल प्राप्त हो जाता है। और विलगन का रोकना तो यह समय से पहले पत्तियों और फलों को टूटने को रोकता है। तो विद्यार्थियों में देख रहे थे बॉटनी माइनर के पहले पेपर का हमने सॉल्यूशन देखा। यह पेपर हमने अभी आपको डिस्कस किया है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेते हैं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।